वेलकम टू प्रिया क्लासेस। दोस्तों आप लोग का स्वागत है प्रिया क्लासेस में। आज 10th क्लास का फिजिक्स का जो चैप्टर है फ्रेंड्स, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, इसका पार्ट 2 लेकर के आए हैं। पार्ट 1 में फ्रेंड्स 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न डिस्कस कर चुके हैं और मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार से बाकी जो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बचा हुआ इस वीडियो में देखेंगे। फ्रेंड्स अगर इस बार आप मैट्रिक की एग्जाम देने वाले हैं तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए फ्रेंड्स, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं फ्रेंड्स तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा लीजिएगा। तो फ्रेंड्स इसमें जो मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार में आपको जो ऑब्जेक्टिव बचा हो उसको देखेंगे। साथ ही साथ फ्रेंड्स इसमें एक प्रश्न को क्लियर करेंगे जिसमें अक्सर विद्यार्थी कंफ्यूज होते हैं, टिंडल प्रभाव किसे कहते हैं। आपको मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार में ये पढ़ना है फ्रेंड्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि टिंडल प्रभाव किसे कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहले उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, उसके बाद में ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, टिंडल प्रभाव किसे कहते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, टिंडल प्रभाव किसे कहते हैं, तो इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि कोलाइड किसे कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहले समझते हैं कि कोलाइड किसे कहते हैं। देखिए इससे आपका ऑब्जेक्टिव में प्रश्न ही पूछा जाता है फ्रेंड्स, और आपको सब्जेक्टिव में 2 नंबर का भी प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसको ध्यानपूर्वक समझिएगा, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूं समझाने का। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए टिंडल प्रभाव किसे कहते हैं उसके समझने के पहले आप समझे कोलाइड किसे कहते हैं। तो कोलाइड किसे कहते हैं, तो देखिए रसायन विज्ञान में, ठीक है फ्रेंड्स, कोलाइड का अर्थ 2 पदार्थों का मिश्रण होता है। ठीक है, कोलाइड किसे कहते हैं, तो जनरली रूप से हम क्या कह सकते हैं रसायन विज्ञान में कि कोलाइड है जो 2 पदार्थों का मिश्रण होता है जिसमें एक पदार्थ के कण बहुत ही सूक्ष्म कणों के रूप में विभाजित होते हैं। 2 पदार्थ होते हैं फ्रेंड्स जिसमें एक जो पदार्थ होते हैं उसके बहुत छोटे छोटे कण होते हैं जो इसमें मिश्रित रहते हैं। या तो फिर इस तरह से कह सकते हैं कि किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन मतलब होता है लटके रहना या तैरते रहना, को कोलाइड कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो समझ गए होंगे कोलाइड किसे कहते हैं। जैसे कि देखिए आपका दूध क्या है, आपसे पूछे तो दूध क्या है, कोलाइड का उदाहरण है। क्योंकि देखिए दूध में देखे होंगे इसमें लिखा हुआ फ्रेंड्स कि दूध एक कोलाइड है जिसमें छोटे छोटे वसा के कण जल में निलंबित रहते हैं, यानी तैरते रहते हैं, लटकते रहते हैं। आप दूध को गौर से देखिएगा फ्रेंड्स तो उसमें देखिए छोटा छोटा कण जैसा दिखाई देगा। ठीक है, तो दूध किसका उदाहरण है, कोलाइड का उदाहरण है। अब देखिए धुआं भी है जो क्या है, कोलाइड का उदाहरण है। तो धुआं में देखिए क्या होता है, जिसमें राख के कण हवा में लटकते रहते हैं। जो धुआं रहता है उसमें देखिए बारीक बारीक छोटा छोटा कण होते हैं, राख का कण होता है। तो एक तरह से कह सकते हैं फ्रेंड कोलाइड किसे कहते हैं, तो कोलाइड है जो 2 पदार्थों का मिश्रण है जिसमें एक पदार्थ का कण छोटे छोटे सूक्ष्म कण के रूप में विभाजित रहते हैं, उसमें मिश्रित रहते हैं। तो आपका दूध है जो एक कोलाइड है, उसी तरह से धुआं है जो एक कोलाइड है, और कुहासा भी है जो एक कोलाइड है। आप समझ गए होंगे फ्रेंड्स कि कोलाइड किसे कहते हैं। मेरे ख्याल से आप समझ गए। याद रखिएगा दूध किसका उदाहरण है, कोलाइड का उदाहरण है। कुहासा किसका उदाहरण है फ्रेंड्स, तो ये भी कोलाइड का उदाहरण है। धुआं किसका उदाहरण है, तो कोलाइड का उदाहरण है। ऑब्जेक्टिव में ये प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, अब देखिए टिंडल प्रभाव किसे कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसको अच्छी तरह से समझ लिए फ्रेंड्स, एक बार में आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा, और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो टिंडल प्रभाव किसे कहते हैं, देखिए करा जब प्रकाश किसी कोलाइडी माध्यम से, तो कोलाइड किसे कहता है अभी मैंने बताया फ्रेंड्स, जैसे धुआं हो गया, दूध हो गया, क्या हो गया, यह है जो कोलाइड है। तो कह रहा है जब प्रकाश किसी कोलाइडी माध्यम से होकर गुजरता है तो प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। क्या होता है, प्रकाश का प्रकीर्णन होता है तथा प्रकाश का मार्ग दिखाई देता है, यानी प्रकाश जिस मार्ग से जा रहा है वो दिखाई देने लगता है। प्रकाश की इस घटना को ही टिंडल प्रभाव कहा जाता है। समझ गए फ्रेंड्स, या तो दूसरे शब्दों में इसको कोलाइड की परिभाषा इस तरह से दे सकते हैं कि किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों, ठीक है, निलंबित यानी जो उपस्थित कण होता है, द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन होने की परिघटना टिंडल प्रभाव कहलाती है। यह प्रभाव छोटे छोटे निलंबित कणों वाले विलयन द्वारा भी देखा जा सकता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, यानी टिंडल प्रभाव किसे कहते हैं, देखिए इसको फोटो से आप समझ जाएगा फ्रेंड्स। इसका पिक्चर यहाँ पर मैं बता रहा हूँ। देखिए फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पर आपको क्लियर रूप से पता चल रहा है कि यहाँ पर देखिए जो प्रकाश आ रहा है फ्रेंड्स उसका मार्ग पता चल रहा है। ये सब देखिए, ये सब प्रकाश का जो मार्ग पता चल रहा है। ठीक है, तो इसी को क्या कहते हैं हम लोग, टिंडल प्रभाव कहते हैं। और देखिए फ्रेंड्स, कोई अंधेरा कमरा जिसमें धुआं भरा हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स, उसमें छोटी खिड़की से वहाँ पर खोलिए, देखिए प्रकाश से वहाँ गुजरेगा फ्रेंड्स, तो प्रकाश किस माध्यम से जा रहा है वो आपको वहाँ पर स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। अपने घरों में देखा होगा, तो जो प्रकाश का मार्ग दिखाई पड़ता है फ्रेंड्स वही है जो क्या है, टिंडल प्रभाव कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, यानी जब कोलाइड से कोई प्रकाश गुजरता है फ्रेंड्स, तो वहाँ पर जो आपका प्रकाश का मार्ग दिखाई पड़ता है वही है जो टिंडल प्रभाव कहलाता है। तो ये देखिए टिंडल प्रभाव इस तरह से, यहाँ पर देखिए जंगल में फ्रेंड्स है,
यहाँ पर देखिए ये टिंडल प्रभाव का उदाहरण है। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि टिंडल प्रभाव किसे कहते हैं। ठीक फ्रेंड्स, एक बार फिर से देख लें कि जब प्रकाश किसी कोलाइडी माध्यम से होकर गुजरता है तो प्रकाश का प्रकीर्णन होता है तथा प्रकाश का मार्ग दिखाई देने लगता है। इसी घटना को टिंडल प्रभाव कहते हैं। तो देखिए प्रकाश का मार्ग इसमें दिखाई दे रहा है फ्रेंड्स, देखिए प्रकाश का मार्ग दिखाई दे रहा है। इसी तरह से आप धुआं किसी कमरा में भरा हुआ उसमें प्रकाश गुजरेगा तो उससे मार्ग दिखाई देगा, तो वो सब क्या है, टिंडल प्रभाव का उदाहरण है। ठीक फ्रेंड्स, तो समझ गए टिंडल प्रभाव किसे कहते हैं, आप आराम से एग्जाम में लिख सकते हैं। अब देखिए इसी से संबंधित प्रश्न आपसे पूछा जाता है फ्रेंड्स। तो देखिए ऑब्जेक्टिव प्रश्न है कि टिंडल का प्रभाव देखा जा सकता है, तो कहाँ देखा जा सकता है फ्रेंड्स, जंगल में, बाजार में, खेतों में या इन सभी में। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जंगल में टिंडल प्रभाव देखा जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, टिंडल प्रभाव कहाँ देखा जा सकता है, तो जंगल में। उसी तरह से कोई रूम है फ्रेंड्स, कमरा है जिसमें धुआं भरा हुआ है, उसमें से प्रकाश गुजारा जाएगा तो वहाँ पर भी टिंडल प्रभाव दिखाई पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि प्रकाश का मार्ग पता चलता है, वही है जो टिंडल प्रभाव है। चलिए सवाल नंबर 2 को देखते हैं। कह रहा है कि कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है, उसे क्या कहते हैं। तो कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है फ्रेंड्स, उसे क्या कहते हैं, परितारिका कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं उसे, परितारिका कहते हैं। सवाल नंबर 3 को देखें। सवाल नंबर 3 है आपका कि नेत्र गोलक की आकृति लगभग होती है। तो नेत्र गोलक की जो आकृति होती है कैसा होती है, आयताकार होती है, गोलाकार होती है, वर्गाकार या त्रिभुजाकार। तो जो नेत्र गोलक की आकृति होती है वो आपका गोलाकार होती है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, सवाल नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए सवाल नंबर 4 को देखते हैं कि श्वेत प्रकाश में कितने वर्ण होते हैं। ठीक, वर्ण मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, रंग होता है। तो श्वेत प्रकाश में मेरे ख्याल से सब जानते होंगे कितने श्वेत प्रकाश कितने रंगों का मिश्रण है, कितने वर्ण का मिश्रण है, तो 7 रंगों का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, सवाल नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न है कि मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनाता है। तो देखिए पहले भी मैं बता चुका हूँ फ्रेंड्स कि जो मानव नेत्र है, जो वस्तु यानी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनाता है, तो रेटिना पर बनाता है। रेटिना को हिंदी में दृष्टिपटल भी कहा जाता है फ्रेंड्स, इसे याद रखिएगा। और एक चीज़ मैंने बताया था फ्रेंड्स कि कॉर्निया, जब कोई मनुष्य नेत्र दान करता है तो आंख का कौन सा भाग को दान किया जाता है, तो ही कॉर्निया को दान किया जाता है, याद रखिएगा। ये सवाल आपसे पूछा जाएगा कभी ऑब्जेक्टिव में कि मानव नेत्र जब दान करता है तो आंख का कौन सा भाग दान किया जाता है, तो कॉर्निया को ही दान किया जाता है। तो यहाँ सवाल है मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनाता है, तो रेटिना अर्थात दृष्टिपटल पे बनाता है। सवाल नंबर 6 को देखें। सवाल नंबर 6 है फ्रेंड्स कि सर्वप्रथम सूर्य का स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए कांच के परिजन का उपयोग किसने किया था। तो किसने किया था सर्वप्रथम, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, न्यूटन ने किया था। सवाल फिर से एक बार सुने कि सर्वप्रथम सूर्य का स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए कांच के परिजन का उपयोग किसने किया था, तो न्यूटन ने किया था। सवाल नंबर 7 को देखें। सवाल नंबर 7 है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि इंद्रधनुष किस दिशा में बनता है। तो देखिए इंद्रधनुष है फ्रेंड्स हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है। आप देखे होंगे आसमान में इंद्रधनुष, तो देखिएगा सूर्य अगर जो पूरब में है फ्रेंड्स, तो आपको इंद्रधनुष कौन सा साइड बनेगा, पश्चिम के साइड में। अगर शाम का बेला है और सूर्य है जो पश्चिम के साइड में है, तो इंद्रधनुष किधर बनेगा, पूरब साइड में। यानी इंद्रधनुष जो हमेशा बनता है सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है, याद रखिएगा। सवाल नंबर 8 को देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। देखिए फ्रेंड्स ये भी याद रखिएगा कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस में होती है फ्रेंड्स, तो निर्वात में सबसे अधिक होती है। ठीक है, निर्वात क्या है फ्रेंड्स, विरल माध्यम में। तो विरल माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होता है, अधिक होता है, और सघन माध्यम में क्या होता है, कम होता है। ये भी याद रखिएगा। तो ये प्रश्न पूछा जाता है निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है फ्रेंड्स, कितना, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। याद रखिए फ्रेंड्स निर्वात में प्रकाश की चाल, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 9 को देखें। सवाल नंबर 9 आपका है फ्रेंड्स कि वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य में वास्तविक सूर्योदय से लगभग कितने मिनट पहले दिखाई देता है। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है फ्रेंड्स कि वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, किसके कारण, तो अपवर्तन के कारण सूर्य में वास्तविक सूर्योदय से लगभग कितने मिनट पहले दिखाई देता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 मिनट पहले दिखाई देता है। अब चलिए सवाल नंबर 10 को देखते हैं।
सवाल नंबर 10 आपका है फ्रेंड्स कि निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम है। गेस कीजिए फ्रेंड्स। तो देखिए अभी मैंने बताया था कि जो विरल माध्यम है उसमें प्रकाश की चाल अधिक होता है और जो सघन है जो ठोस है उसमें क्या होता है, कम होता है। तो देखिए इसमें विरल माध्यम चूज करिए फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हवा। ठीक है, हवा में है जो प्रकाश की चाल अधिकतम होता है किसके अपेक्षा, जल, शीशा और हीरा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरह का सवाल आएगा फ्रेंड्स। तो देख लीजिएगा कि विरल माध्यम कौन है और सघन माध्यम कौन है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए हीरा है जो ठोस है, तो सघन ज़्यादा सघन है, शीशा भी है ठोस है, जल भी इसके अपेक्षा लिक्विड है फ्रेंड्स, तो ये भी क्या सघन माध्यम है, जबकि हवा है जो क्या है विरल माध्यम है, तो हवा में अधिकतम होगा। ठीक है, तो सवाल नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए सवाल नंबर 11 को देखें। सवाल नंबर 11 है कि मोतियाबिंद की स्थिति होती है जब, मोतियाबिंद की स्थिति कब होती है फ्रेंड्स, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए और बी, यानी क्रिस्टलीय लेंस दुधिया हो जाए तो, और क्रिस्टलीय लेंस धुंधला हो जाए तो मोतियाबिंद हो जाता है। सवाल नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब सवाल नंबर 12 को देखें। सवाल नंबर 12 है कि श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण में किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है। तो देखिए श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण में सबसे अधिक विचलित होने वाला जो कलर है फ्रेंड्स, रंग है वो क्या है, इसका राइट आंसर बैगनी रंग है। बैगनी रंग है जो सबसे अधिक विचलित होता है। ठीक है, अगला सवाल है फ्रेंड्स कि श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण में किस रंग का विचलन सबसे कम होता है। तो बैगनी का सबसे अधिक होता है फ्रेंड्स, सबसे कम किसका होता है, तो लाल रंग का है जो सबसे कम होता है। ठीक है, दोनों याद रखिएगा, महत्वपूर्ण सवाल है। सवाल नंबर 14 को देखिए कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है। देखिए तो इसको ट्रिक से याद रखिएगा फ्रेंड्स कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाती है, तो कम आने हो जा रहा है, निकट हो जा रहा है फ्रेंड्स, तो निकट दृष्टि दोष होगा। ठीक है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने पर कौन सा दृष्टि दोष होगा, निकट दृष्टि दोष होगा। और जब लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाएगा तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, दूरदृष्टि दोष होगा। इस तरह से याद रखिएगा। चलिए सवाल नंबर 15 को देखते हैं, जो इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है फ्रेंड्स कि सामान्य नेत्र अधिकतम कितनी दूरी तक की वस्तुओं को साफ साफ देख सकता है। देखिए यहाँ पर कह रहा है अधिकतम कितनी दूरी तक के, जबकि मैंने बताया था फ्रेंड्स कि न्यूनतम यानी कि देखने की स्पष्ट न्यूनतम दूरी कितना होता है, तो 25 सेंटीमीटर होता है। न्यूनतम तो होता है फ्रेंड 25 सेंटीमीटर, लेकिन यहाँ सवाल पूछा जा रहा है कि सामान्य नेत्र अधिकतम कितनी दूरी तक वस्तुओं को साफ साफ देख सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, अनंत। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि इसका कोई सीमा नहीं कितना दूर तक देख सकते हैं। इसके उदाहरण के तौर पर देखिए फ्रेंड्स कि आकाश में तारे कितने हजारों करोड़ों किलोमीटर की दूर पर है, फिर भी हम लोग यहाँ से देख सकते हैं। इससे अनुमान लगा सकते हैं कि सामान्य नेत्र अधिकतम कितनी दूरी तक वस्तुओं को साफ साफ देख सकता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनंत। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए आपका ये 15 प्रश्न था फ्रेंड्स, जो मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार है फ्रेंड्स, ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, प्लेलिस्ट में सभी विषयों को मैं टॉपिक वाइज फ्रेंड्स उसमें सेटिंग कर दिया है फ्रेंड्स। जो वीडियो आप देखना चाहते हैं प्लेलिस्ट में जा करके सब विषय का चैप्टर बाय चैप्टर देख सकते हैं। तो आपका मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार चैप्टर कंप्लीट हो गया फ्रेंड्स। पहला वीडियो में 30 प्रश्न को देखे थे और आज कितना 15 प्रश्न को देखे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, टोटल 45 प्रश्न इस टॉपिक से बनता था, सभी को मैं डिस्कस कर दिया फ्रेंड्स। इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा, अगर एग्जाम में इस चैप्टर से प्रश्न पूछेगा तो इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा, तो सभी को पढ़ लें। ठीक फ्रेंड्स, देखिए अभी मैं सभी विषयों का चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रोवाइड करा रहा हूँ फ्रेंड्स। इसके बाद मैं आपका लाइव क्लास भी लेऊंगा फ्रेंड्स, और सब्जेक्टिव प्रश्नों को भी वीडियो बनाकर अपलोड करूंगा। तो हमारे चैनल से आप जरूर बने रहिएगा फ्रेंड्स। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।